उसके पिताजी दूसरी बीवी के चलते उसको अपने घर से भगा देते हैं। वह बेचारा गोरखपुर जाकर के जोगी बन जाता है। एक दिन भिक्षा मांगते हुए जब वो अपने घर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके पिता की दोनों किडनी खराब हो चुकी है। उसके पिताजी एक हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जब उस जोगी बेटे को इस बात की पता चलता है तो वह अपने पिता को किडनी देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर जो हुआ आगे हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है, आप लोग इसे पूरा जरूर सुनिएगा। नमस्कार, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, आने वाले वीडियो में हम उनका नाम जरूर लेंगे। अब कहानी विस्तार से। यह दर्द भरी कहानी है बिहार के दरभंगा जिले की। यहीं के रहने वाले रामदास जी, जो कि बड़े ही गरीब व्यक्ति थे। रामदास के पत्नी का नाम कुसुमा देवी था। इन दोनों दंपत के बीच में एक ही बेटा था जिसका नाम था किशोर कुमार। रामदास मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का जीविका चलाते थे और अपने बेटे किशोर कुमार को पढ़ाया करते थे। किशोर कुमार बड़ा ही मृदुल स्वभाव का लड़का था। वह अपने माता पिता से बहुत अधिक प्यार करता था। रामदास जी जब शाम को वापस मजदूरी करके घर पर लौट कर आते थे तब किशोर कुमार को अपने साथ बैठा करके खाना खिलाते थे और अपने साथ सुलाते थे, लोरियां सुनाया करते थे। फिर जब सुबह होता था, कुसुमा देवी खाना बनाती थी और रामदास किशोर कुमार को नहला धुला करके खाना खिलाते थे। फिर पढ़ने के लिए स्कूल भेजते थे। तब जाके अपने खाना खा करके रामदास मजदूरी करने के लिए चले जाते थे। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन बारिश बहुत जोरों से हो रही थी। कुसुमा देवी अपने कच्चे माटी के मकान में खाना बना रही होती हैं। रामदास और किशोर कुमार बगल की झोपड़ी में बैठे हुए थे। तभी अचानक मिट्टी का घर गिर पड़ता है और उसी में कुसुमा देवी दब जाती है और उनकी मौत हो जाती है। बगल में एक झोपड़ी थी, उसी में रामदास और उनके बेटे किशोर कुमार दोनों बैठे हुए थे। रामदास अपने बच्चे को लोरियां सुना रहे थे। तभी अचानक मिट्टी का घर गिर जाता है, क्योंकि बारिश बहुत जोर से हो रही थी और मिट्टी का जो घर था वह बिल्कुल गल चुका था। वह घर गिर जाता है, उसमें कुसुमा देवी दब जाती है और उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि उस घर की दीवार पूरी मिट्टी की थी। गांव के लोगों की मदद को लेकर के अब रामदास कुसुमा देवी की शव को श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। वहां से शव को निकालते हैं, फिर उनके शव को श्मशान घाट पर ले जाते हैं और अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार करके जब घर पर आते हैं, इधर किशोर कुमार अपनी मां की ऐसी मौत को देख करके वह बिल्कुल व्याकुल रहता था। वह दिनों रात रोया करता था। अब रामदास जी किशोर कुमार को खूब समझाते थे और किशोर कुमार की देखरेख करते थे। रामदास जी भी पत्नी की मौत से व्याकुल रहा करते थे, पर क्या करे, होनी बड़ी प्रबल होती है। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन हितई नतई के लोग मिलकर रामदास के दरवाजे पर आते हैं। रामदास से शादी करने के लिए कहते हैं। लोग कहते हैं, रामदास अपनी शादी कर लो, कब तक अकेले घर का काम करोगे, और दो पैसे का इंतजाम भी तो करना है। पत्नी घर की देख रेख करेगी और तुम बाहर से कमा कर लाओगे, तभी तो घर का खर्च चल सकता है। लोगों के बहुत अधिक दबाव पड़ने से रामदास दूसरी शादी कर लेता है। रामदास की दूसरी पत्नी का नाम सुगंधा होता है। सुगंधा जब दुल्हन बनकर रामदास के घर में आती है, तब रामदास उसके खूबसूरती को देख करके उसके खूबसूरती का कायल हो जाता है। अब रामदास सुगंधा को देखकर अपनी पहली पत्नी को कभी याद नहीं करता था। वह लगभग भूल चुका था अपनी पहली पत्नी को। वो उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे अब किशोर कुमार का भी सुध बुध नहीं रहता था। अब वो किशोर कुमार का तनिक भी ख्याल नहीं करता था कि किशोर कुमार खाना खाया कि नहीं खाया, पढ़ने गया कि नहीं गया, उससे कोई मतलब नहीं रहता था। किशोर कुमार से उसे कोई वास्ता नहीं रहता था। उसे मतलब रहा तो बस सुगंधा से। पिता के इस बदले हुए रवैये को देखकर किशोर कुमार अपनी मां को याद करके खूब रोता है, क्योंकि सुगंधा भी उसका ख्याल नहीं रखती थी। सौतेली माँ भी किशोर कुमार का ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि सौतेली माँ थी ना, इसलिए।
उसे क्या पड़ी है जो किशोर कुमार का ख्याल रखे? वह तो सौतेली माँ है, किशोर कुमार उसका सौतेला बेटा है। इधर जब किशोर कुमार को भूख लगती थी तो स्वयं जाकर के खाना लेकर के खाया करता था। कभी कभी सुगंधा से खाना मांगता था तो सुगंधा उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी, कभी कभी मार भी देती थी। वह बेचारा घर के कोने में जाकर के रोया करता था, कभी कभी बिना खाए ही सो जाया करता था। ऐसे ही करीब करीब 8 साल बीत गए। एक दिन सुगंधा सौतेली माँ वाला रूप दिखाना चालू करती है। वह रामदास से कहती है, इसे भी अपने साथ काम पर लेकर जाया करिए। अब यह पढ़ लिख कर क्या करेगा, कौन सी इसे सरकारी नौकरी मिलने वाली है? पर रामदास उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। वह कहता है, अरे भाई यह तो अभी छोटा है, बच्चा है, मजदूरी करने लायक नहीं है यह, इसे भी पढ़ने दो। इतनी बात कहकर रामदास मजदूरी करने के लिए चला जाता है। इधर किशोर कुमार जब स्कूल जा रहा था तब सुगंधा से खाना खाने के लिए मांगता है। सुगंधा उसे बड़ी मार मारती है और कहती है, कमा कर रखे हो क्या, जो खाना मांग रहे हो, भाग जाओ यहां से। किशोर कुमार रोता हुआ बेचारा स्कूल चला जाता है खाली पेट। इधर उसी दिन दोपहर को सुगंधा की छोटी बहन उसके मोबाइल पर फोन करती है और सुगंधा से हालचाल लेने लगती है। हालचाल करने के बाद सुगंधा से किशोर कुमार के बारे में पूछती है कि तुम्हारा सौतेला लड़का कहाँ है? तब सुगंधा कहती है कि वह स्कूल चला गया है। तब सुगंधा की बहन कहती है, दीदी अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहूं। सुगंधा कहती है, कहो क्या बात है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, बताओ। तब सुगंधा की छोटी बहन कहती है, दीदी जब आपको कोई बच्चा पैदा होगा तब किशोर कुमार तुम्हारे जायदाद में आधे का हकदार हो जाएगा, किशोर कुमार को घर से भगा दो। इतनी बात कहकर सुगंधा की बहन फोन काट देती है। अब यह बात सुगंधा के दिमाग में घर कर जाती है। इधर शाम को किशोर कुमार स्कूल से घर आता है और रामदास भी मजदूरी करके घर पर आ जाता है। सुगंधा शाम को खाना बनाती है, किशोर कुमार बगल में खाना खाकर के सो जाता है और रामदास सुगंधा भी खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। जब आधी रात होती है तब सुगंधा अपने पति रामदास से कहती है, एक बात बताइए, आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते? रामदास कहता है, सुगंधा तुम कैसी बात कर रही हो, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से मानता हूं, तुम कहना क्या चाहती हो, खुलकर बोलो। इतने में किशोर कुमार की नींद खुल जाती है। किशोर कुमार अपने सौतेली माँ और पिता की बातें सुनने लगता है। तब सुगंधा कहती है, अगर आप मुझे दिलो जान से मानते हैं तब इस बच्चे की या तो हत्या कर दो या तो इसे इस घर से भगा दो, तब हम दोनों निष्कंटक प्रेम करेंगे। इतनी बात जब रामदास सुनता है तब कहता है, सुगंधा तुम यह क्या कह रही हो? अरे तुम तो उसकी माँ हो ना, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो, वो तो अभी बच्चा है। तब सुगंधा कहती है, अगर आप यह काम नहीं करोगे तो मैं आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती, या तो किशोर कुमार ही इस घर में रहेगा या तो मैं रहूंगी। सुगंधा जिद कर बैठती है। अब सुगंधा रामदास से दूर जाकर के सो जाती है। रामदास सुगंधा को मनाने के लिए उसके पास जाता है। जब सुगंधा मानने को तैयार नहीं होती है तब रामदास कहता है, मैं तो उसकी हत्या नहीं कर सकता, और हाँ सुबह मैं उसे घर से भगा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। इतनी बात जब सुगंधा सुनती है तो वह बहुत ही खुश होती है। वह कहती है, ठीक है, मैं सुबह देखूंगी कि तुम उसके साथ क्या करती हो। इधर किशोर कुमार दोनों की बातें सुनकर खूब रो रहा था। उसे अपनी माँ की खूब याद आ रही थी। अब धीरे धीरे सवेरा हो जाता है। किशोर कुमार रात की बात भुला करके स्कूल जाने की तैयारी करने लगता है। इतने में रामदास आकर पूछता है, किशोर कुमार कहाँ जा रहे हो? किशोर कुमार कहता है, पिताजी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तब रामदास कहता है, ठीक है स्कूल जाओ, पर स्कूल से घर कभी लौट कर वापस मत आना। अब यह घर तुम्हारा नहीं है, अब इस घर में तुम नहीं रह सकते, यह घर तुम्हारा नहीं है। स्कूल जा रहे हो तो जाओ, पर इस घर में लौट करके अब मत आना। तब किशोर कुमार पूछता है, पिताजी मैं इस घर में क्यों नहीं रह सकता, हमारा कसूर क्या है?
तब रामदास कहता है तुम्हारा खर्च मैं नहीं देख पाऊंगा। तब किशोर कुमार कहता है ठीक है पिताजी, जब आप हमारा खर्च नहीं देख पाएंगे तब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ मजदूरी करने के लिए चलूंगा। जब इतनी बात रामदास सुनता है तब कहता है चाहे जो भी करो पर हमारे घर में तुम्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और हाँ जितनी जल्दी हो सके इस घर से निकल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर इस घर से भगा दूंगा। अब किशोर कुमार रोने लगता है, कहता है ठीक है पिताजी, मैं सब समझ रहा हूं, आप सौतेली माँ के प्यार में अंधे हो चुके हैं, जो हमारी सौतेली माँ है उसके प्यार में आप अंधे हो चुके हैं। अगर माँ होती तो आप ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। जब माँ थी तब आप ही हमें कितना प्यार दुलार किया करते थे, और आज मुझे इस घर से भगा रहे हैं, आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही है, तो मैं जा रहा हूँ इस घर से, आप दोनों लोग सुखी से रहिए, अब मैं यहाँ कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इतनी बात कहकर किशोर कुमार घर से निकल देता है। गांव के बाहर सिवान में जाकर के खूब रोता है। इधर सुगंधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। जब किशोर कुमार सिवान में जाकर के रो रहा था तभी उसी रास्ते से एक जोगी बाबा गुजर रहे थे। जब किशोर कुमार को रोते हुए देखते हैं तब किशोर कुमार से आकर के पूछते हैं, अरे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है, घर में किसी ने मारा है क्या, डांटा है क्या, क्या बात है। किशोर कुमार रोकर जोगी बाबा से सारी बात बताता है कि उसके पिता दूसरी पत्नी के चक्कर में पड़कर उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए, उसे अपने घर से भगा दिए। तब जोगी बाबा कहते हैं बेटा अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम हमारे साथ गोरखपुर चलो, हमारे साथ जोग रमाओ, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है बेटा, छोड़ दो इस माया नगरी को। अब जोगी बाबा की यह बात सुनकर किशोर कुमार उनके साथ गोरखपुर चला आता है। जोगी बाबा की बात किशोर कुमार को अच्छी लगती है, वो उनके साथ गोरखपुर चला आता है और यहीं शिक्षा दीक्षा लेकर के जोग रमाना चालू कर देता है। अब उसे जोग रमाते हुए करीब करीब 12 साल व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन मठ से उसके गुरु आदेश देते हैं कि किशोर कुमार तुम्हें जोग रमाते हुए 12 साल बीत गए, अब तुम अपने घर जाओ, अपने घर से कांसा पीतल और गुदड़ी लेकर के आओ। अगर कांसा पीतल न मिल सके तो अपनी सौतेली माँ के साड़ी का आंचल लेकर के आओ, और यहाँ भंडारा करवाओ, तब जाकर के तुम्हारा जोग पूर्ण होगा। इतनी बात सुनकर किशोर कुमार अपने घर की ओर चल देता है। अपने गांव में आकर फेरा डालने लगता है, भीख मांगने लगता है। एक दिन भीख मांगते हुए अपने दरवाजे पर पहुंच जाता है और भजन गाने लगता है। तब भजन सुनकर पड़ोस की सारी महिलाएं वहां इकट्ठा हो जाती हैं। कुछ महिलाएं किशोर कुमार को देख करके पहचान जाती हैं। वे महिलाएं पूछ पड़ती हैं कि बाबा आप किशोर कुमार हो ना। किशोर कुमार नाम बताने से कतराने लगता है। तब महिलाएं कहती हैं बाबा आप भले ही न बताओ, हम लोग पहचानते हैं आप किशोर कुमार हो। तब किशोर कुमार रोने लगता है, कहता है हाँ मैं किशोर कुमार हूं। किशोर कुमार को रोते देख सारी महिलाएं रोने लगती हैं। तब किशोर कुमार उन महिलाओं से पूछता है हमारे माता पिता कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब एक बूढ़ी महिला आकर के बताती है कि बाबा आपके पिताजी रामदास की दोनों कितनी खराब हो चुकी है। आपकी सौतेली माँ इसी शहर के एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराई है। बाबा रामदास को कोई कितनी देने को तैयार नहीं है कि वह ठीक हो सके। रामदास जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। जब इतनी बात किशोर कुमार सुनता है तुरंत अपनी सारंगी गुदड़ी को उठाता है और अपने पिता से मिलने के लिए चल देता है। जब किशोर कुमार उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है जिस हॉस्पिटल में उसके पिता रामदास जी भर्ती थे, वहां पहुंचता है। जब किशोर कुमार को सुगंधा देखती है जोगी के भेष में, तब किशोर कुमार को पहचान जाती है। सुगंधा देख करके किशोर कुमार को पहचान जाती है। वह दौड़कर किशोर कुमार के पैरों में गिर पड़ती है और रोने लगती है। कहती है बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। किशोर कुमार कहता है अरे माँ तू तो मेरी माँ है, तू कैसे गलत कर सकती है, ये तो सब मेरे प्रारब्ध में था, मेरे किस्मत में ये सब लिखा हुआ था, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। उठो माँ, मुझे पिताजी से मिलना है।
किशोर कुमार सुगंधा का हाथ पकड़ करके उठाता है और कहता है, पिताजी कहाँ हैं? मुझे पिताजी के पास ले चलो माँ। सुगंधा किशोर कुमार को अपने साथ लेकर के रामदास के पास पहुंचती है। रामदास भी किशोर कुमार को देख करके पहचान जाते हैं। रामदास किशोर कुमार का हाथ पकड़ करके रोने लगते हैं। रामदास किशोर कुमार से कहते हैं, बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गया। तुमसे आखिरी बार मुलाकात हो गई बेटा, हमारी सारी तमन्ना पूर्ण हो गई। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आज मैं उन्हीं कर्मों की सजा भोग रहा हूं जो तुझे घर से भगा दिया। अब मैं मर जाऊंगा बेटा, मुझे कोई गम नहीं है, मैं अब हंसते हंसते मर जाऊंगा। किशोर कुमार कहता है, ऐसा मत बोलिए पिताजी, अब मैं आ गया हूं, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। अब किशोर कुमार तुरंत इतनी बात कहकर कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जाता है। डॉक्टर साहब जोगी के रूप में किशोर कुमार को देखते हैं, बड़े सम्मान से किशोर कुमार को बैठाते हैं और पूछते हैं, क्या बात है बाबा, यहाँ कैसे आना हुआ? तब किशोर कुमार कहता है, रामदास जी हमारे पिताजी हैं, हमें पता चला है कि इनकी दोनों कितनी खराब हो चुकी है, हमारी एक किडनी निकाल करके हमारे पिताजी में प्रत्यारोपित कर दीजिए साहब, नहीं तो हमारे पिताजी मर जाएंगे। जब मैं बचपन में था तब हमारे पिताजी हमारी खूब सेवा किया करते थे। आज हमारा फर्ज बनता है कि मैं अपने पिता को किडनी दे करके उन्हें जीवन दान दे सकूं और इसी रूप में उनकी सेवा कर सकूं और अपने फर्ज का निर्वाह कर सकूं। जब इतनी बात डॉक्टर साहब सुनते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं, धन्य हो बाबा, आप धन्य हो। डॉक्टर साहब मजबूर होकर किशोर कुमार के किडनी को निकालते हैं और रामदास में प्रत्यारोपित करते हैं। रामदास बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इधर किशोर कुमार का किडनी निकालते हुए जो चीड़ फाड़ हुआ था वह भी घाव धीरे धीरे भर जाता है। जिस दिन डॉक्टर साहब रामदास को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं उसी दिन किशोर कुमार को भी डिस्चार्ज करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, बाबा आप ठीक हो गए हो, अब आप जा सकते हो। इधर रामदास से भी कहते हैं कि रामदास जी आप ठीक हो गए हो, आप अपने घर जा सकते हो। अब किशोर कुमार अपनी सारंगी गुदड़ी लेकर के अपनी सौतेली माँ सुगंधा के पास आते हैं। वह किशोर कुमार अपनी माँ सौतेली माँ सुगंधा के पास आते हैं और कहते हैं, माँ अब मैं जा रहा हूं, मुझे विदा नहीं करोगी माँ? सुगंधा रोने लगती है, कहती है, बेटा हम दोनों को छोड़ करके मत जाओ बेटा, हम दोनों की देख रेख करने वाला इस बुढ़ापे में कोई नहीं है बेटा। हमने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया था उसी के चलते ऊपर वाले ने हमें एक भी औलाद नहीं दिया जो हम लोगों की देख रेख कर सके। अब हम लोगों की देख रेख करने वाला कोई नहीं है बेटा, तुम यहाँ से मत जाओ बेटा। इधर रामदास भी अपने बेटे को खूब मनाने की कोशिश करते हैं। तब किशोर कुमार कहता है, पिताजी आपने हमें बचपन में खूब दुलार प्यार दिया था, मैं उस प्यार को कभी नहीं भूल सकता पिताजी। और हाँ, ऊपर वाले ने एक छोटा सा काम करने का मौका दे दिया पिताजी, मैं ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी रूप में हमने आपकी कुछ सेवा कर दी। अब मैं जा रहा हूँ पिताजी, अब मैं इस माया नगरी में नहीं रह सकता, यह माया नगरी अब मुझे काटने को दौड़ती है पिताजी। मुझे अपने गुरु के पास जाना है जिन्होंने हमें एक अलग जीवन दान दिया, एक अलग दिशा दी, और वहां हमें भंडारा भी करवाना है पिताजी। पिताजी माँ से कहिए ना अपने साड़ी का आधा आंचल मुझे दे दे पिताजी, हमारा जोग पूर्ण हो जाएगा पिताजी, हमारा जोग पूर्ण हो जाएगा। अब रामदास रोते हुए सुगंधा को कहता है कि किशोर कुमार को अपने साड़ी का आंचल दे दो, सुगंधा साड़ी का आंचल दे दो। सुगंधा रोते हुए अपने साड़ी के आंचल को फाड़ती है और किशोर कुमार को दे देती है। किशोर कुमार उस आंचल को लेकर के रोते हुए वहां से चल देता है। उसके माता पिताजी उसे देखते रह जाते हैं। जैसे नदी की पानी की तरह
जैसे नदी का पानी चलता चला जाता है, वैसे ही किशोर कुमार चलते चले जा रहा था। उसके माता पिता देखते रह जाते हैं और किशोर कुमार चला जाता है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।